Hello everyone, my name is Jatin and today we will do exercise 13.2 of class 12th probability. इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने यूनियन ऑफ इवेंट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स एंड इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो को पहले जाके देखो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर उसके बाद ये वाली एक्सरसाइज आप स्टार्ट करना, ठीक है। तो उस वीडियो का मैं रिकॉल आपको जल्दी से दे देता हूँ। उस वीडियो में हमने पढ़ा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ओके, अब इसकी दूसरी लैंग्वेज में और किस तरीके से पूछा जाएगा आपसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, एटलीस्ट जहां आपको दिखे एटलीस्ट ए और बी, तो इसका मतलब है यूनियन, और ईदर ए और बी जहाँ भी आपको दिखे इसका मतलब भी होगा यूनियन। और यूनियन निकालने के लिए आपको इवेंट्स को प्लस करना है, इवेंट्स प्लस होंगे, ठीक है, ऐड होंगे। ओके, नेक्स्ट चीज़ हमने देखी थी, डिस्कस किया था हमने ए इंटरसेक्शन बी। ओके, इसका मतलब होता है कॉमन पार्ट इन ए एंड बी, कॉमन इन ए एंड बी। और इसमें इसकी लैंग्वेज क्या मिलेगी आपको, जहाँ भी आपको क्वेश्चन में बोथ या एंड मिल जाए, बोथ या एंड मिल जाए, वहाँ आपको इंटरसेक्शन यूज़ करना है और इसके लिए इवेंट्स को आपको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा था कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स वो होते हैं जहाँ पे दोनों इवेंट्स के बीच में कुछ भी कॉमन ना हो। ओके, तो इसका इंटरसेक्शन ज़ीरो होता है, इसको हम कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, वो वीडियो जाके देखो। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स, जिसमें यूनियन दोनों का सैम्पल स्पेस ही होता है। फिर हमने डिस्कस किया था इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट्स हमने ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। ये ऊपर वाला म्यूचुअली एग्जॉस्टिव है और नीचे ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने डी मॉर्गन लॉ भी आपको बताया था, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ओके, इतनी सारी चीज़ें आपको ध्यान में होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैंने डी मॉर्गन लॉ आपसे डिस्कस किया था। डी मॉर्गन लॉ में क्या था, मैं जल्दी जल्दी से बता देता हूँ दोबारा, उसके बाद हम एक्सरसाइज 13.2 में चलते हैं। डी मॉर्गन लॉ में हमने दो लॉज पढ़े थे, जिसमें पहला था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ओके, इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बोला है ना उसने, तो दोनों के बाहर का जितना भी एरिया है ऐसा इसका वेन डायग्राम बनेगा, ठीक है। ये ए है और ये बी है। और दूसरा लॉ हमने पढ़ा था डी मॉर्गन में, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, और इस ये किसके इक्वल होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इसका डायग्राम कैसे देखा था हमने, इसका डायग्राम, ये इवेंट ए है, ये इवेंट बी है, और ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है ना, इसका डायग्राम ये था। ओके, ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट छोड़ के, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी बहुत अच्छे से। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं डी मॉर्गन लॉ। क्वेश्चन नंबर 1 है 13.2 का, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 3/5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 1/5, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। यहाँ इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में बात हो रही है, तो सबको पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसको हम ऐसे भी कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टाइम्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। इंटरसेक्शन बी ही पूछा है इसने, तो 3/5 इंटू 1/5 विल बी इज इक्वल टू 3/25 इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 2। Okay, 2 cards are drawn at random and without replacement from a pack of 52 playing cards. Find the probability that both the cards are black. सबसे पहले आप कार्ड्स का सैम्पल स्पेस देखो, 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक है, जिसमें से 26 आपके रेड कार्ड्स होते हैं, और 26 आपके ब्लैक कार्ड होते हैं, ठीक है, ब्लैक कार्ड्स होते हैं। और ब्लैक कार्ड्स की भी दो कैटेगरी होती हैं, जिसमें हम कहते हैं क्लब और स्पेड, सबको पता है ये। और रेड की दो कैटेगरी होती है, जिसमें हम कहते हैं उसको हार्ट एंड डायमंड, हार्ट और डायमंड। सबका जो पहला कार्ड होता है वो एस होता है, सबका पहला कार्ड एस होता है, ठीक है। नंबर कार्ड्स कौन से होते हैं, 2 to 10, 2 to 10 आपके नंबर कार्ड्स होते हैं, 2 to 10 आपके नंबर कार्ड्स होते हैं। और लास्ट के 3 कार्ड्स होते हैं आपके किंग,
क्वीन और जैक, किंग क्वीन और जैक, किंग क्वीन और जैक एंड किंग क्वीन एंड जैक। ठीक है, ये आपके 13 13 13 13 टोटल 52 कार्ड्स ऐसे इसका सैम्पल स्पेस बनता है। ठीक है, तो सैम्पल स्पेस में आपके पास है 52। ओके, वो बोल रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द कार्ड्स आर ब्लैक इफ़ 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट विदाउट रिप्लेसमेंट। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जहाँ भी आपको विदाउट रिप्लेसमेंट की बात होगी ना, जहाँ भी क्वेश्चन में आपको विदाउट रिप्लेसमेंट दिखे तो इसका मतलब ये डिपेंडेंट इवेंट्स है। अब ये डिपेंडेंट इवेंट्स क्यों हैं, सुनो मेरी बात ध्यान से। मान लो एक बैग में मेरे पास कुछ बॉल्स हैं, ठीक है, पहला बॉल मैंने निकाला, 10 बॉल से मान लो, ठीक है, पहला बॉल मैंने निकाला, ठीक है, और ऐसे करो कि 5 रेड हैं और 5 ब्लैक हैं, टोटल 10 है, और पहला बॉल मैंने निकाला, क्या प्रोबेबिलिटी कि वो ब्लैक होगा, 5/10। ठीक है, और वो विदाउट रिप्लेसमेंट है, मतलब मैंने उस बॉल को निकाल के बाहर रख दिया, मैंने उस बॉल को निकाल के बाहर रख दिया। अब जब मैं दूसरा बॉल निकालने जाऊँगा ना, तो अब टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कम नहीं हो गए, क्योंकि एक बॉल निकाल के बाहर हो गया है, तो अब 9 बॉल्स बचे हैं टोटल। अब मेरे ब्लैक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एक ब्लैक बॉल ऑलरेडी बाहर पड़ा हुआ है, दूसरे के लिए अब ब्लैक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 4/9। क्यों ये सैम्पल 4/9 क्यों हुआ, 4/10 क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने एक बॉल बाहर निकाल दिया, तो जो दूसरा बॉल है उसको निकालने की प्रोबेबिलिटी पहले वाले बॉल की उस पर डिपेंडेंट हो गई ना, क्योंकि पहला वाला बॉल बाहर चला गया तो सैम्पल स्पेस कम हो गया, तो वो अफेक्ट कर गया ना दूसरे की प्रोबेबिलिटी को। ठीक है, अब वो 4/9 हो गया। अगर मान लो मैंने वो बॉल वापस से बैग में डाला होता पहला वाला, तो मेरी अगेन प्रोबेबिलिटी होती 5/10। ठीक है, दोबारा सुन लो ये एग्जांपल, मेरे पास 5 ब्लैक और 5 रेड बॉल हैं, टोटल 10 बॉल्स है। पहला बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो ब्लैक हो, 5/10। ठीक है, क्योंकि 5 ब्लैक है तो 5/10, क्योंकि 10 टोटल है। ओके, अब मैंने उस बॉल को निकाल के बाहर रख दिया, मतलब विदाउट रिप्लेसमेंट वाला केस हो गया। अब दूसरा बॉल जब मैं निकालने जा रहा हूँ तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो ब्लैक ही होगा, वो प्रोबेबिलिटी होगी 4/9। ये 4/9 क्यों हुआ, क्योंकि एक बॉल बाहर जा चुका है, अब बची है केवल 4 ब्लैक, और टोटल कितनी बची है, 9 बॉल्स बची है ना, क्योंकि 5 रेड और 4 ब्लैक बची है, तो 9 बॉल्स बची है, तो 4/9। तो इसकी प्रोबेबिलिटी अफेक्ट हो गई, ठीक है, उस बॉल के बाहर जाने की वजह से। तो ये आपस में डिपेंडेंट हो गए। ठीक है, जैसे जैसे बॉल्स बाहर जाती रहेंगी वैसे वैसे जो इतनी बची बॉल्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटी कम होती जाएगी, तो ये डिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं। तो ध्यान रखना, जहाँ भी आपको विदाउट रिप्लेसमेंट वर्ड दिखे तो समझ लेना कि ये डिपेंडेंट इवेंट्स की बात कर रहा है। ओके, और जहाँ भी आपको विद रिप्लेसमेंट दिखे, विद रिप्लेसमेंट जहाँ भी दिखे, समझ लेना वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। इंडिपेंडेंट इवेंट्स है मतलब वो बॉल वापस से अंदर जाएगी, अब जब वापस से अंदर जाएगी तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी सेम हो जाएगी, 5/10 5/10। ठीक है, तो वो विद रिप्लेसमेंट कौन सा इवेंट हो गया, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो गया। अब पहले वाले इवेंट पे डिपेंडेंट नहीं रहा, सब इवेंट इंडिपेंडेंट ही है। ओके, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, विद रिप्लेसमेंट मतलब इंडिपेंडेंट इवेंट्स, विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब डिपेंडेंट इवेंट्स। ओके, अब क्वेश्चन पे वापस आते हैं। 2 कार्ड्स निकाले हैं, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो दोनों ही ब्लैक होंगे, तो पहला कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, probability that the first card is black, first card is black, black को टोटल कितने हैं, 13 है, 13/52। बात समझ में आती है, सॉरी ब्लैक ना, 26/52, 26/52। ओके, सेकेंड कार्ड भी ब्लैक होगा। अब ये विदाउट रिप्लेसमेंट है, मतलब एक कार्ड निकाल के बाहर रख लिया है, तो सेकेंड ब्लैक कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, ब्लैक कार्ड की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 25/51, क्योंकि एक कार्ड बाहर चला गया है। और बचे कितने ब्लैक कार्ड, 25, और टोटल कितने बचे, 51 बचे, क्योंकि एक बाहर है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द कार्ड्स आर ब्लैक। अब बोथ आ गया ना, और मैंने जहाँ भी आपको बताया था कि जहाँ भी बोथ आएगा वहाँ हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। देख लो फर्स्ट स्लाइड में, मैं वापस जाता हूँ, मैंने आपको यहाँ पे बताया, देखो यहाँ पे जहाँ भी बोथ की बात होगी वहाँ पे हमें क्या करना है, इंटरसेक्शन की बात हो रही है, इंटरसेक्शन मतलब मल्टीप्लाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 थे ना, सेकेंड। ओके, तो बोथ आर ब्लैक की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 26/52 फर्स्ट ब्लैक कार्ड एंड 25/51। दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, नाउ वी विल मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 says a box of oranges inspected by the examining 3 randomly a box of oranges is inspected by examining 3 randomly selected oranges drawn without replacement। ध्यान रखना, without replacement मतलब dependent events है, without replacement। if all the 3 oranges are good it is approved for sale। ठीक है, okay, otherwise it is rejected। find the probability that the box containing 15 oranges, total कितने हैं, 15 oranges, out of which 12 are good and 3 are bad ones will be approved for sale।
फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ बॉक्स कंटेनिंग 50 ऑरेंजेस आउट ऑफ विच 12 आर गुड एंड 3 आर बैड विल बी अप्रूव्ड फॉर सेल। ठीक है, ओके कितने बॉक्स हमने निकालने हैं? थ्री रैंडमली सिलेक्टेड ऑरेंजेस। ठीक है, 3 हमें ऑरेंजेस निकालने हैं। वो कह रहा है कि वो तीनों गुड होंगे, मतलब वो तीनों अप्रूव हो जाएंगे सेल के लिए। अगर देखो वो गुड होंगे तो वो अप्रूव हो जाएंगे, और वो बैड होंगे तो वो रिजेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब वो कह रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि तीनों के तीनों ही अप्रूव हो जाएंगे। तो समझो यहाँ पे 15 है जिसमें से 12 गुड हैं एंड 3 बैड हैं। तो पहला अप्रूव हो जाए, प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट ऑरेंज विल बी अप्रूव्ड, फर्स्ट ऑरेंज विल बी अप्रूव्ड, क्या हो जाएगा? फर्स्ट के लिए 12/15। ठीक है, सेकेंड विल बी अप्रूव्ड, सेकेंड अगर अप्रूव्ड हो जाए तो अब ये विदाउट रिप्लेसमेंट है, ध्यान रखना। वो पहला ऑरेंज निकाल के मैंने बाहर रख दिया, पहला गुड बाहर निकाल दिया, तो कितने गुड बचे? 11 बचे, और टोटल कितने बचे? 14 बचे। ठीक है, वैसे ही थर्ड के लिए भी, थर्ड विल बी अप्रूव्ड फॉर सेल विल बी 10/13। ठीक है, ऑल दी 3 विल बी अप्रूव्ड फॉर सेल, ऑल 3 विल बी अप्रूव्ड फॉर सेल, ठीक है, पहला भी अप्रूव, दूसरा भी अप्रूव एंड तीसरा भी अप्रूव। ठीक है, ये है आपका फाइनल आंसर। ध्यान रखना है डिपेंडेंट इवेंट्स है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4th, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 4th? अ फेयर कॉइन एंड एन अनबायस्ड डाई आर टॉस्ड, लेट ए बी द इवेंट दैट हेड अपीयर्स ऑन द कॉइन। एक कॉइन है एंड एक डाई है। ठीक है, सैम्पल स्पेस क्या हो जाएगा? देखो इवेंट ए कह रहा है लेट इवेंट ए हेड अपीयर्स ऑन द कॉइन, ओके, एंड बी द इवेंट दैट 3 ऑन द डाई। 3 आ जाए डाई में और हेड आ जाए कॉइन में, तो एक कॉइन और एक वो है डाई। तो सैम्पल स्पेस पहले तो बनाओ। सैम्पल स्पेस क्या हो जाएगा आपका? हेड आता है कॉइन में तो डाई में क्या क्या आ सकता है? 1 हेड आता है तो डाई में 2 भी आ सकता है, हेड आता है तो डाई में 3 भी आ सकता है, हेड आता है तो डाई में 4 भी आ सकता है, हेड आता है तो डाई में 5 भी आ सकता है, और हेड आता है तो डाई में 6 भी आ सकता है। सिमिलरली टेल आएगा तो 1 भी आ सकता है, टेल आता है तो 2 भी आ सकता है, टेल आया तो 3 भी आ सकता है, टेल आया तो 4 भी आ सकता है, टेल आया तो 5 भी आ सकता है, और टेल आया तो 6 भी आ सकता है। टोटल कितने हो गए? 12। सैम्पल स्पेस कितना हो गया? 12। अब इवेंट ए क्या कह रहा है? इवेंट ए कह रहा है वो हमसे हेड अपीयर्स ऑन द कॉइन। हेड कितने में? देखो 6 बाय हेड अपीयर्स, 6 बाय 12। ठीक है, इवेंट बी क्या कह रहा है? 3 ऑन डाई, 3 आ जाए डाई में, तो 3 कहाँ कहाँ है? देखो दिस वन एंड दिस वन। ठीक है, 3 अपॉन डाई दैट इज 2/12। ओके, अब चेक वेदर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स और नॉट। तो मतलब ये पूछ रहा है वो आपसे कि क्या ये कंडीशन होल्ड करेगी या नहीं करेगी। अभी चेक कर लेते हैं। पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालो आप। ए इंटरसेक्शन बी यहाँ निकाल रहा हूँ, देख लो। ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में कॉमन क्या है? देखो जो दोनों में मार्क है, येलो भी है और पिंक भी है, एक ही तो है, हेड और 3। ठीक है, तो 1/12 क्योंकि एक ही कॉमन है। ओके, तो 1/12 को यहाँ डालोगे, चेक करो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है? 6/12 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है? 2/12। ये इक्वल है कि नहीं? 6 1 6, 6 2 12, 2 1 2, 2 6 दैट विल बी 1/12। तो ठीक है, LHS इज इक्वल टू RHS। इट मीन्स दैट दीज आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5th, ईजी क्वेश्चन था। अ डाई मार्क्ड 1 2 3 इन रेड, ठीक है भाई, 1 2 3 इन रेड एंड 4 5 6 इन ग्रीन, 4 5 6 इन ग्रीन इज टॉस्ड। ठीक है भाई, टॉस कर दिया। लेट ए बी द इवेंट दैट द नंबर इज इवन। ओके, टोटल आउटकम्स कितने हैं? 6। ठीक है, सैम्पल स्पेस आपके पास 6 हैं। ठीक है, ए इवेंट क्या है कि प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर इज इवन। इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या है? देखो 2 4 6 दैट इज 3/6 दैट इज 1/2। ओके, इवेंट बी क्या है? द नंबर इज रेड, प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर इज रेड, नंबर इज रेड। देखो 3 ही तो हैं ये। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा? 3/6 अगेन, इट मीन्स 1/2। चेक वेदर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, वही चेक करना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालो पहले। तो दोनों में कॉमन क्या है कि वो रेड भी है और वो क्या है पहला इवेंट, और वो इवन भी है। रेड भी है और इवन भी है, रेड एंड इवन। ठीक है, देखो दोनों में मार्क क्या है? 2 ही तो है, तो इट मीन्स 1, एक ही आउटकम है ऐसा, तो 1/6। ठीक है, ये रहा वैसा लिखना। ओके,
कि एन ऑफ ए में आप लिखोगे प्रोबेबिलिटी नंबर इज़ इवन 2 4 6, इट मीन्स 3 है। एन ऑफ बी लिखोगे आप, ये इवन के लिए है और ये रेड के लिए है, रेड है 1 2 3, ठीक है। तो कॉमन लिखोगे आप ए इंटरसेक्शन बी, दैट इज़ 2, ठीक है। तो ये ऑलरेडी 2 ही है, ठीक है, ओनली 2, दैट इज़ 1 आउटकम ओनली, ठीक है। रेड में क्या है, 3 आउटकम है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 3/6, 3/6 दैट इज़ 1/2 1/2, और इंटरसेक्शन आपके पास ये आ गया 1/6। अब चेक करना है कि ये इंडिपेंडेंट है कि नहीं, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी चेक करना। देखो कितना है ये, 1/2 इंटू 1/2, यही होगा ना, दैट इज़ 1/4। इट इज़ नॉट इक्वल टू 1/6, इट मीन्स ये इंटरसेक्शन के इक्वल नहीं है, ये दोनों नॉट इंडिपेंडेंट, नॉट इंडिपेंडेंट। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है आपको, कहाँ गया भाई क्वेश्चन नंबर 6, आ जा, हाँ आ गया। लेट ई एंड एफ बी द इवेंट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज़ 3/5, probability of f is 3/10, probability of e intersection f is 1/5, are e and f are independent। देखो भाई 9/50 is not equal to 1/5, it means not independent। इजी क्वेश्चन था ये तो। क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कह रहा है गिवन दैट इवेंट्स ए एंड बी आर सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज़ 1/2, probability of A union B is 3/5, probability of B is P, find P if they are mutually exclusive। mutually exclusive मतलब probability of A intersection B is 0, ठीक है। तो यूनियन का फॉर्मूला लगाओ, probability of A plus probability of B माइनस probability of A intersection B, ठीक है। तो ये डालो यहाँ पे वैल्यू 1/2 प्लस P माइनस 0 इज इक्वल टू 3/5, ठीक है। 3/5 माइनस 1/2, इट विल बी, एलसीएम लोगे यहाँ पे करोगे आप इंटू 2 और यहाँ पे करोगे इंटू 5, सबको आता है ना एलसीएम लेना। 6 माइनस 5 अपॉन में 10, दैट इज़ 1/10। 1/10 इज़ द वैल्यू ऑफ पी इन केस ऑफ 1, ठीक है। पहले केस में वैल्यू क्या है पी की 1/10। अब दूसरा केस सॉल्व करते हैं। इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इंडिपेंडेंट इवेंट्स का मतलब यार वो इंटरसेक्शन वाला फॉर्मूला क्यों मिटाया दिया मैंने। सेकेंड केस से पी की वैल्यू निकालते हैं। देखो इंडिपेंडेंट इवेंट्स का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टाइम्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। फॉर्मूला वो था प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसकी जगह पे क्या लिखोगे इंटू बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। वैल्यू डालोगे आप, अब कुछ नहीं करना, बस वैल्यू डालनी है आपको। वैल्यू डालो, ये है 3/5, ये है 1/2, ये है p, ये है माइनस 1/2 इंटू टी। आगे बात समझ में, सॉल्व करो इसको। ये 3/5 माइनस 1/2 कितना हो जाएगा, कितना आया था 1/10, 1/10 इज इक्वल टू p माइनस p/2, इट विल बी 1/10 इज इक्वल टू p माइनस p/2 विल बी p/2, ठीक है। तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, नहीं p की वैल्यू आ जाएगी ना आपकी 2/10, दैट इज़ 0.2, समझ गए, ठीक है। 2/10 आएगी ना p की वैल्यू, तो 0.2 तो आएगी। मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ, 3 2 6 5 1/10 इज इक्वल टू माइनस, ठीक है भाई, सबको 0.2 ही है। क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है लेट ए एंड बी बी द इंडिपेंडेंट इवेंट्स सच दैट probability of A is equal to 0.3, probability of B is equal to 0.4, find probability of A union B। अच्छा इंडिपेंडेंट है ना ये, फाइंड A इंटरसेक्शन B है भाई। ठीक है, सेकेंड पार्ट A यूनियन B, इट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। इंटरसेक्शन की वैल्यू मैंने डाल दी डायरेक्ट, ओके। यहाँ से आपको मिली जाएगी 0.3 प्लस 0.4 माइनस 0.12, इट विल बी 0.7 माइनस 0.12, ठीक है। कितना आएगा आंसर, सबको आता है सॉल्व करना। देखो पॉइंट को कैसे सॉल्व करते हैं, 0.7 है ना और 0.1 है, माइनस करना है दोनों को, ठीक है। इस यहाँ कुछ नहीं है तो 0 लगा दो, यहाँ 8 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये 10 माइनस 2 8 हो जाएगा, 6 माइनस 1 5, 0.58 इज़ योर आंसर, ठीक है। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, ये फर्स्ट पार्ट था।
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी हैज़ ऑलरेडी हैपन। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की वीडियो आपको लिंक में मिल जाएगी, ठीक है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी देख के आना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका फॉर्मूला ये होता है, सबने पढ़ा है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है ये, इंटरसेक्शन की वैल्यू क्या है 0.12 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है 0.4, ठीक है। सॉल्व करोगे इसको तो ये ऐसे करो, इसको 12/100 कर लो, इनटू में 10/4 कर लो, ठीक है, 0.3। फोर्थ पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए हैड ऑलरेडी हैपेंड। सबको सब कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आना चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हैड ऑलरेडी हैपेंड विल बी दिस, कितना हो जाएगा 0.12 अपॉन में 0.3, ठीक है। कितना हो जाएगा 0.4 आएगा मेरे ख्याल से आंसर, देख लेना। 12/100 इंटू 10/3, उससे 0 कैंसिल, 0.4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9th, जल्दी से ख़त्म करते हैं इस एक्सरसाइज को। इफ़ ए एंड बी आर टू इवेंट सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज़ 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज़ 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज़ 1/8, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए एंड नॉट बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए एंड नॉट बी को पता है कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन लॉ हमने ये पढ़ा हुआ है, जब कॉम्प्लीमेंट के अंदर ये होता है तो ये इसकी वैल्यू ये होती है, और इसकी वैल्यू क्या होती है? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये शेडेड पोर्शन कैसे निकालोगे आप? सैम्पल स्पेस को हम 100% लेते हैं, यानी 1 लेते हैं। ये पूरा क्या है? सैम्पल स्पेस है। पूरा रेक्टेंगल के अंदर जितना भी सैम्पल स्पेस है, अगर मैं सैम्पल स्पेस में से ए यूनियन बी हटा दूँ तो मेरे को वही मिल जाएगा शेडेड पोर्शन, और वो शेडेड पोर्शन ही क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का इंटर कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। वो जो शेडेड पोर्शन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है। वो कैसे निकलेगा? सैम्पल स्पेस में से मैं दोनों का यूनियन माइनस कर दूंगा। सैम्पल स्पेस को क्या बोलते हैं? 100% या 1, तो 1 माइनस ए यूनियन बी कर दो, ए यूनियन बी निकालो। ठीक है, सबकी वैल्यूज आपके पास हैं, सॉल्व करो इसको। सिक्स माइनस 1 दैट इज़ 5/8, तो 1 में से 5/8 माइनस करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? 3/8। समझ गए? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था और इजी भी था। क्वेश्चन नंबर 10th, इवेंट्स ए एंड बी आर सच दैट ए इज़ 1/2, बी इज़ 7/10, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए और नॉट बी इज़ 1/4। और बोला है, देखो, और मतलब यूनियन नॉट ए यूनियन नॉट बी। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? कॉम्प्लीमेंट को बाहर करो, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है? देखो, ये डी मॉर्गन लॉ ही तो है, सेकेंड लॉ ऑफ डी मॉर्गन, ठीक है। ये वाला एरिया कैसा निकलेगा? सैम्पल स्पेस में से अगर मैं माइनस कर दूं इंटरसेक्शन को तो ये शेडेड पोर्शन ही निकलेगा, और ये शेडेड पोर्शन क्या है? कॉम्प्लीमेंट ही तो है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट ही तो है शेडेड पोर्शन। ये इंटरसेक्शन को मैंने नहीं शेड किया, ठीक है, येलो कर देता हूँ उसको। उस येलो पार्ट को छोड़ के जितना भी शेडेड पोर्शन है वो क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट है। और वो कैसे निकलेगा? सैम्पल स्पेस में से अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर दूँ, सैम्पल स्पेस यानी 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर दूँ, तो जो मेरा शेडेड पोर्शन है मतलब ये मिल जाएगा मुझे। अब शेडेड पोर्शन, अब ए इंटरसेक्शन बी निकालना पड़ेगा उसके लिए। कैसे निकलेगा वो? कुछ नहीं निकलेगा। देखो यहाँ से इसकी वैल्यू गिवन तो है 1/4 इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ये इस तरफ चला जाएगा, 1 माइनस 1/4 दैट इज़ 3/4 इज़ योर आंसर। ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, ये बताना है ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट है कि नहीं। तो ठीक है, अभी आंसर नहीं आया, ये इंटरसेक्शन की वैल्यू आ गई 3/4, ठीक है। अब बताना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है वो आपका इंडिपेंडेंट है कि नहीं, यानी ये कंडीशन होल्ड कर रही है कि नहीं कर रही। 3/4 यहाँ लिखते हैं, और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है? 1/2 इंटू 7/12। देखना ज़रा, 7/24 आ रहा है ना, तो नहीं होल्ड कर रही, तो नॉट इंडिपेंडेंट। क्वेश्चन नंबर 11th में चलते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 11th आपको कह रहा है